गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तोड़ बड़ी। तेरे को क्या होता है जय बोलने को नहीं होता क्या? मतलब तेरे अंदर क्या, मतलब कुछ ऐसा, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को? तेरे को ऐसा बोलने के लिए क्या, मतलब ऐसे बहुत जान पे आ रही है क्या? तो मतलब क्या, भारत माता की जय बोलने बोल रहा हूँ ना मैं, अमित की जय नहीं बोल रहा हूँ ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ अमित तातेर की जय, बोला क्या ऐसे? मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ। भारत देश में रह रहे भारत माता की जय बोलने का भाई मोटिवेशन लाने का अंदर से। ऐसा पड़ा है जैसे कि भाई माँ कसम कोई मार के बिठा रहे क्या? ओके मैंने क्लियर बोला था माँ कसम रिवीजन के लिए आओ, शक्ल सीधा मैं बोला था कि बोला था? अगर मेरे को शक्ल में कोई माँ कसम बोल रहा हूँ मतलब मैं ऑलरेडी, हाँ ये मैं क्लियर किया था ना, नहीं तो मत आओ। मैंने ये क्लियर बोला था, नहीं तो मत आओ। और ऐसा नहीं है कि मैं छुपा के रखने वाला लेक्चर, नहीं नहीं मैं तो दूंगा नहीं, मेरे लेक्चर है। तेरे ये डालने वाला हो, तेरे को डाला यूट्यूब पे डालने वाला हो, क्यों टेंशन ले रहा है? ओके ये रहेगा। ओके पर मेरे साथ बैठो ना, अच्छे से बैठो ना, हंस के बैठो ना, बैठना है हंस के बैठो ना। क्या प्रॉब्लम तो मेरे पास भी है, मेरा मेरा दुख रहा है मेरा सुबह से। ओके मैं सुबह से उठा था, रात को मेरे को लगा था नॉर्मल हो गया, सुबह उठा टाइम प्रॉब्लम आ गया, सुबह 1 घंटा मैंने गया बाथरूम में। तो क्या मैं तो क्या मैं भी सुखी नहीं हूं अभी तक हाल फिलहाल शरीर से? पता नहीं यार, ऐसा कभी कभी ऐसा शक्ल दिखता है कि जैसे जिंदगी में इतना खराब हालत है तेरा। ऐसा है मैं तो, अब भगवान उठा ले। भारत माता की जय। ठीक है तोड़ मेरा। ओके तो चालू करते हैं भाई साहब अनपेड सेलर की तरफ। अगला पढ़ाओ अनपेड सेलर। सर अनपेड सेलर स्टार्ट होता है सेक्शन 45 से। 45 से लेके जाओगे 60 तक लेके जाओगे, 60 तक ये ऑलमोस्ट सेक्शन खत्म होंगे और इसके बाद और एक सेक्शन रहेगा ऑक्शन सेल का। ऑक्शन सेल 64 में रहेगा और 64A रहेगा जिसमें टैक्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? बायर की। अगर ज्यादा लगा तो बायर पे करेगा, कम लगा तो बायर बेनिफिट उठाएगा। Okay, this is how the concept works. Okay, so right now we are discussing about unpaid seller. तो पहला पॉइंट दिमाग में डाल दीजिए, whenever I discuss you with unpaid seller के राइट्स दो चीजों के लिए है, एक है गुड्स के अगेंस्ट, एक है बायर के अगेंस्ट। पहले बात करेंगे गुड्स के अगेंस्ट और वही इंपॉर्टेंट है। ओके बायर के अगेंस्ट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसको वो इजी आंसर है, मतलब उसके पैराग्राफ इजी है, पर यहां पर कंडीशन बहुत सारी है अगेंस्ट द गुड्स। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा सेक्शन 45 क्या बोलता है, अनपेड सेलर कौन होगा। तो मेरे को बताइए अनपेड सेलर कौन होगा। सबसे पहला पॉइंट ओके जो अनपेड सेलर कौन होगा, द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या है? क्रेडिट पीरियड नहीं है या क्रेडिट पीरियड तो ओवर हो चुका है, ये वाला सिनेरियो। एंड सेकंड क्या उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है और वो क्या, वो कंडीशनल पेमेंट था। कौन सा पेमेंट था? कंडीशनल। और वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो इस केस में वो डिसऑनर हो गया, बात खत्म। ओके ये दो केसेस में वो सेलर कौन सा माना जाएगा? अनपेड सेलर। तो सर पहला पॉइंट राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या है? तो 46 में ना राइट अगेंस्ट द बायर नहीं बताओगे, राइट अगेंस्ट द गुड्स बताओगे। तो राइट्स अगेंस्ट बायर नहीं बताना है 46 में, 46 में राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। ओके और बायर के अगेंस्ट भी है पर गुड्स के लिखने हैं आपको। तो मेरे को बताइए, तो दो राइट्स है बायर के अगेंस्ट एंड गुड्स के अगेंस्ट। तो पहले किसकी बात करें? गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट कितने राइट्स है? 3। राइट टू लीन, राइट टू ड्रॉप इन ट्रांजिट एंड लास्ट पॉइंट है राइट टू रीसेल। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं जब मैं बोल रहा हूं राइट टू लीन, okay, right to stoppage in transit and right to resale, right to stoppage in transit is only applicable only if insolvent। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। अनपेड सेलर देखो दो तरह से हो सकते हैं। पहला पॉइंट तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं अनपेड सेलर हूं, या तुम इंसॉल्वेंट हो गए, तुम पैसा ही नहीं दे पा रहे हो तो मैं अनपेड सेलर हूं। जब तुम पैसा ही नहीं दे पा रहे हो, इंसॉल्वेंट हो गए और मैं अनपेड सेलर हूं, तो मैं ये तीनों राइट्स यूज कर सकता हूं। ये तीनों राइट्स, राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज एंड राइट टू रीसेल। लेकिन आप इंसॉल्वेंट नहीं हो। ओके आप इंसॉल्वेंट नहीं, लेकिन मेरा ड्यू डेट आ गया, तुमने पैसे नहीं दिए, इस केस में मैं सिर्फ राइट टू लीन यूज कर सकता हूं। ओके और लीन यूज किया तो रीसेल कर सकता हूं। अगर मैंने गुड्स भेज दिए, कैरियर को दे दिए, कहानी खत्म, देयर इज नो फर्दर डिस्कशन। ओके देयर इज नो फर्दर डिस्कशन एट ऑल विद रिस्पेक्ट टू राइट टू अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? यस बड़ी। नहीं नहीं पर उसको क्या मैंने बोला था, वो किसी भी पेमेंट में नहीं कर रहा है, खाली अपना पेमेंट नहीं कर रहा है, किसी और का भी पेमेंट नहीं कर रहा है। अपना पेमेंट नहीं किया तो इंसॉल्वेंट थोड़ा ना हुआ। तो इंसॉल्वेंट कब होगा? जब एसेट्स आर लेस देन लाइबिलिटीज। ओके जब एसेट एंड लेस देन लाइबिलिटी है मतलब तू सबके लिए रीपेमेंट नहीं कर रहा है, किसी की भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तब इंसॉल्वेंसी की बात आएगी। अपन इंसॉल्वेंसी यूजुअली क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर करती है। कोर्ट क्या बोलती है? ओके भाई साहब ये इंसॉल्वेंट, फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। अब इसके देर के लिए वेट करना नहीं है, अगर इसके लिए वेट करेंगे तो अपना गुड्स चला जाएगा, गुड्स अपने हाथों से निकल जाएगा। तो टेक्निकली व्हाट द लॉ सेज जब ये बायर की ऐसी पोजीशन आती है वो किसी का भी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, किसी का भी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। कोर्ट में ऑर्डर दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं, किसी का भी रीपेमेंट नहीं कर रहा है। यानी एग्जांपल समझ, तेरा रीपेमेंट नहीं हुआ, मेरा भी रीपेमेंट नहीं हुआ, इसका भी रीपेमेंट नहीं हुआ और हम दो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अरे इसका पैसा नहीं आया, इंसॉल्वेंसी की कगार पे आ गया।
ओके यहाँ पर है, बट तेरा अकेले का रीपेमेंट नहीं हुआ। देखो रिपेमेंट नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला क्वालिटी ऑफ गुड्स का इशू आ सकता है। ओके डिस्क्रिप्शन के इश्यूज आ सकते हैं, मतलब वो जो कंडीशन वारंटीज है। तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ रहेगा, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हमारा तो पेमेंट आ गया। इसका मतलब तुम्हारा क्यों नहीं पेमेंट कर रहा होगा? कुछ तो डिस्प्यूट होगा। फिर तुम्हारे पास क्या राइट्स है, वो राइट्स यूज कर लो। क्योंकि बायर हो सकता है क्वालिटी ऑफ गुड्स को बोलेगा, तो बायर बोलेगा ले भाई गुड्स अपने लेके जा, तो रख ले लीन। अब प्रैक्टिकल इशू भी तो समझो। ओके अपन जब थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, लॉ के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लॉ एक कंसिडरेशन कर रहा है, लेकिन टेक्निकली जब रियल लाइफ में आता है तो मेरे को बताओ अनपेड सेलर की होगा। सबसे पहला पॉइंट है मैं इंसॉल्वेंट है, मैं किसी को भी पेमेंट नहीं कर रहा हूं, तो अनपेड सेलर है तू। तो तू अकेला नहीं है, सब लोग है। लेकिन एक तेरा मैं अकेले का नहीं कर रहा हूं, बाकी सबका कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं तेरे अकेले का? तेरे अकेले का क्यों नहीं कर रहा हूं? कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना अपना, तब तो ये अनपेड सेलर का लॉजिक आ रहा है ना। फिर भाई अगर मैं बोल रहा हूँ गुड्स डिफेक्टिव है, तो अपने गुड्स पोजीशन ले ले और दूसरे किसी को भेज डिफेक्टिव क्वालिटी, मेरे को मत दे। तो देखो थोड़ी सी रियल लाइफ है, अभी ये अपने को इतना एलिमेंट कवर नहीं करना है, लेकिन लॉजिक आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक। मतलब ऐसा होता है, तो इंसॉल्वेंसी कब मानी जाएगी? तेरा पेमेंट नहीं आया तब इंसॉल्वेंसी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। किसी मतलब बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं आ रहा है, तो अब कोर्ट के लिए लिक्विडेटर का इंतजार नहीं करेंगे अपन। आई होप समझ में आ रहा है। तो टेक्निकली आपको केस लॉ में वो दिया जाएगा, केस स्टडी में दिया जाएगा कि भाई यार बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। ओके तब आपने दिमाग लगाना है इंसॉल्वेंसी पर, उसको रियल लाइफ में कैसे लगा रहे समझ में आया? तो अगर आपका पेमेंट नहीं आया, मेरा और इसका पेमेंट आ रहा है, बात खत्म है। इंसॉल्वेंसी नहीं है इधर, बायर तुम्हारा नहीं दे रहा है बस। ओके अब पैसा नहीं आया, अनपेड सेलर है तू। नहीं 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 नहीं, इंसॉल्वेंसी नहीं लेने का है। 15 दिन का क्रेडिट दिया था, 15 दिन में पैसा नहीं आया। ओके मेरे को बताओ बायर इज सेलर इज अनपेड सेलर, लेकिन इंसॉल्वेंट किधर लेने का? इंसॉल्वेंट नहीं लेने का, इट इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर फिर तुझे खाली कौन सा राइट होगा? राइट टू लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं होगा। नहीं होगा भाई, क्वेश्चन में दिया जाएगा 15 दिन का क्रेडिट दिया था, 7वें दिन तेरे को मालूम पड़ा वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो 7वें दिन राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल चालू हो जाएगा। ओके तो जब तक क्वेश्चन में आता नहीं है तब तक अपना हीरोगिरी करने का नहीं। और क्वेश्चन में आने के लिए भी याद रखना है कि आपको वो टेक्निकली पार्ट देखना पड़ेगा। तो भाई साहब 15 दिन हो गए, पैसा नहीं आया, इंसॉल्वेंट मत बोलो उसको, तुम्हारा अनपेड सेलर है। फिर तुम्हारे डेफिनेशन में आ रहा है 45 में आ रहा है, 46 में क्या यूज कर सकते हो? खाली ये दो, क्योंकि ये साले सेक्शन 50 बार रोक रहा है ना, 50 49 50 51 रखोगा, ये आगे बताएगा, कंडीशन बताएगा। आई होप क्लियर बड़ी। तो 3 राइट्स कौन से बड़ी? 3 राइट्स कौन से? लीन, राइट टू स्टॉपेज एंड राइट टू रीसेल। बट स्टॉपेज कब एप्लीकेबल होगा? ओनली इन इंसॉल्वेंसी। अच्छा तो फिर मेरे को बताओ, ओके लीन ऑन गुड्स कब यूज होगा? लीन ऑन गुड्स कब यूज होगा? अब बायर इंसॉल्वेंट होगा तभी भी यूज हो सकता है, या बायर अनपेड सेलर, सेलर क्या हो गया? अनपेड, यानी 15 दिन हो गए, क्रेडिट पीरियड निकल गया, तुमने पैसे नहीं दिया, भाई लीन हो गया। लीन ऑन गुड्स उस दिन से रख सकता हूं। या भाई साहब मैं इमीडिएट कैश से लीता, तुमने कैश ही नहीं दिया, लीन ऑन गुड्स रख सकता हूं मैं, लीन तो उसी दिन रख सकता हूं। तो लीन ऑफ गुड्स के लिए मेरे को इंसॉल्वेंसी होने की जरूरत नहीं। अच्छा इंसॉल्वेंसी हुआ तो लीन रख सकता हूं, यस वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी रख सकता हूं। तो उसको देखते हैं 47 48 49 क्या बोलता है। 47 ओके 48 49, तो सेलर्स लीन 47, पार्ट डिलीवरी 48 एंड टर्मिनेशन ऑफ लीन 49। ये 3 चीजों पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला ओके सेलर लीन, राइट ऑफ लीन मतलब क्या? द लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड एज लॉन्ग एज सेलर रिमेन्स इन पोजीशन ऑफ गुड्स। यानी मेरे को बताओ गुड्स किसके पोजीशन में होने चाहिए? सेलर के। अगर सेलर ने पोजीशन ऑलरेडी पार्ट कर दिया होगा, ऑलरेडी दे दिया होगा, कहानी खत्म, तुम राइट टू लीन यूज ही नहीं कर सकते। सर एक्सरसाइज ऑफ राइट टू लीन ओके आपके पास आना चाहिए। ओके ये देखो एक्सरसाइज के 3 कंडीशन पढ़ो। पहला सर क्या कंडीशन है? गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, यानी कौन से इस पे दिए थे गुड्स? कैश पे दिए थे, तुमने पैसा नहीं दिया, बात खत्म, मैं उसी दिन से लीन रख सकता हूं। सेकंड गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज बीन एक्सपायर्ड, मतलब मेरे को बताओ कितने दिन हो गया? 15 दिन। 15 दिन क्या हो गया? खत्म हो गया, और पैसा अभी तक आया नहीं है। ओके एंड लास्ट पॉइंट व्हेन बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो मेरे को बताओ ये 3 क्या है? और है, एंड है, और ये 3 और है। भारत माता की शिपिंग बड़ी ठीक है। ओके अब पार्ट डिलीवरी, आई होप ये तो लॉजिक तुमको याद ही होगा। सर किससे लिंक्ड हुआ? 33 34 पार्ट डिलीवरी इज डीम्ड टू बी फुल डिलीवरी। तो अगर आपने डिलीवरी कर दी है अनपेड सेलर, आप पार्ट डिलीवरी पे लीन रख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा वो 34 नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए। 34 अगर एप्लीकेबल हो गया तो 30 ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर मैं बोल रहा हूं पार्ट डिलीवरी कर दी है, पार्ट डिलीवरी कर दी एंड इट इज डीम्ड टू बी फुल डिलीवरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसा है तो ये रख नहीं सकते। ओके ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। तो इट इज डिपेंड ऑन एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर होगा। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सेलर ने जब गुड्स दिए थे तो उसने बोल दिया कि मैं मानूंगा ये पूरा डिलीवरी हो गया। ओके अब मानेगा पूरा डिलीवरी हो गया तो लीन कैसे रख सकता है? ओके तो बायर का अगर इंसॉल्वेंट आ गया, लिक्विडेटर आ गया, वो गुड्स लेके जा सकता है, रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंस है, तो हम क्या करके पार्ट वाले गुड्स पे क्या करेंगे? लीन रखेंगे। लेकिन ये पार्ट वाले गुड्स अगर मैंने ट्रांजिट में डाल दिए, पार्ट वाले गुड्स मैंने ओके आई कैन नॉट स्टॉप इन ट्रांजिट, बात खत्म। फिर मैं भले इंसॉल्वेंसी होने दो क्योंकि इट इज डीम्ड टू बी ए
फुल डिलीवरी। ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना होगा। लीन के ऊपर आपको कंडीशन टू कंडीशन दिखनी होगी, पार्ट डिलीवरी के लिए ध्यान रखना होगा 48 में। 49 टर्मिनेशन ऑफ लीन। ओके, मेरे ख्याल से आई होप आपको मालूम होगा सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले अगर मैंने किसको दे दिए गुड्स, कैरियर। दूसरा ओके, बायर या उसके एजेंट ने गुड्स ले लिए, सेलर ने क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। या बाय एस्ट्रोपल, बाय एस्ट्रोपल याद है कह रहे ओके, यानी मैंने किसी और को बोला ओके मैं गुड्स बेच रहा हूँ एरन को, और मैंने प्रसाद को बोला मैं गुड्स बेच रहा हूँ एरन को। ओके, कोई भी लीन रखने वाला नहीं हो, प्रसाद पे प्रसाद बिंदास तू गुड्स ले सकता है एरन से, बात खत्म, एक्स्ट्रोपल। अब अगर एरन पैसे नहीं देता है और प्रसाद मेरे से गुड्स की डिलीवरी मांग रहा है, तो क्या मैं लीन रख सकता हूं? नहीं। ओके, बात खत्म, आई कैन नॉट पुट द लीन। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है सर, कोर्ट के पास गए हमारा, क्योंकि गुड्स का इश्यूज आया, और कोर्ट के पास जाने के बाद कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया कि भाई यार 3 दिन के बाद पेमेंट कर दो, 15 दिन के बाद पेमेंट कर दो, या अमाउंट के ऊपर कुछ निगोशिएशन हो गया और कोर्ट्स का क्वालिटी खराब हुआ, तो बायर ने बोला, तो कोर्ट ने क्या बोला, एक काम करो अमाउंट कम कर दो। यानी प्राइस किसने डिटरमाइन कर दी? कोर्ट ने। इस केस में जब तक तुम पैसा नहीं भरोगे तब तक मैं लीन रखने वाला हूं, ये मेरा लीन नहीं चला गया। ओके, इसका मतलब कोर्ट में गए, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मेरा लीन चला गया, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन में माना जाएगा, इवन इफ सेलर हैज टेकन द प्राइस फॉर द गुड्स अंडर द कोर्ट केस, ही कैन स्टिल एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स। आत्मा क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट मेरे को बताओ, लीन कब खत्म होता है? सबसे पहले 4 सिचुएशन। सबसे पहला कौन सा सिचुएशन है? ओके, सबसे पहला किसके पास चला गया गुड्स? कैरियर। फिर मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचता? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन याद रखना, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी यूज्ड ओनली इफ इंसॉल्वेंट। ये दिमाग में रट लो, क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया, नहीं तो तू क्या करेगा, हीरोगिरी करके राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लिख देगा। भाई ये तेरे को क्लिक नहीं हुआ तो। दूसरा सिनारियो, एजेंट बायर या एजेंट के पास पोजीशन में चला गया, खत्म हो गया स्टोरी। तीसरा सिनारियो, तुमने वेव ऑफ कर दिया। चौथा सिनारियो, तुमने थर्ड पार्टी के सामने बोल दिया मेरे को रखने वाला नहीं हो, ओके, तो तुम्हारा राइट टू लीन खत्म हो जाता। तो राइट टू लीन के सेक्शन कौन से बड़ी? ओके, 47, 48, 49। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, 47, 48, 49। अब आता है तेरा सेक्शन 50, 51, 52। ये तीनों किसके लिए? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो पहला पॉइंट 50 क्या बोलता है? 50 बोलता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब यूज कर सकता है। ओके, तो कंडीशन कुछ है। तो सर कंडीशन कितनी है 50 की? सबसे पहला, सेलर मस्ट बी अनपेड। सेकंड, उसने गुड्स को क्या कर लिया? पार्ट अवे कर लिया। पार्ट अवे मतलब किसके पास दे दिया? कुरियर वाले के पास। गुड्स किधर है अभी दी? ट्रांजिट, यानी किसके पोजीशन में नहीं आए? बायर के। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब हो जाता है। एंड द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट? 51, 52 को ध्यान में रख के करना है आपको, 51 और 52। ये आंसर कब लिखना है? ये आंसर कब लिखना है? ओके, ये आंसर कब लिखना है? ये आंसर जब लिखना है जब क्वेश्चन आएगा, क्या मैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता हूं? क्या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता हूं? तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करना है तो कितनी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? 5। कौन से सेक्शन से फुलफिल करनी पड़ेगी? 50। आई होप जेपिंग बड़ी। ओके, फिर 51 आता है, सर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। सर ये ट्रांजिट कब माना जाएगा? 51 कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट 51 है, इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो 51 बोलता है गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर। द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तो क्वेश्चन है ट्रांजिट एंड कब होता है? तो इसके लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, इफ रिमेंबर। ओके, किसके पास चला गया? तो बायर के पास चला गया, या उसके कैरियर वाले के पास चला गया, या कैरियर वालों ने इन्फॉर्म कर दिया, या बायर ने खुद ने चार्टर्ड फ्लाइट बनाई, या बायर ने खुद ने कैरियर वाले का बनाया। ओके, यानी कैरियर वाला कौन था? बायर का ही ट्रक वाला था। ओके, या शिप किसकी थी? बायर की चार्टर्ड फ्लाइट थी। याद है? याद है क्या? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एंड होता है? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एंड होता है? तो भाई साहब राइट टू स्टॉपेज इन एग्जिट ट्रांजिट कब एंड होगा? तो सबसे पहला, बायर ने डिलीवरी ले ली। किसने डिलीवरी ले ली? बायर। ओके, या बायर ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर द अराइवल एट डेस्टिनेशन, लोनावाला। याद आया? ओके, मैंने मुंबई तो डिलीवर किया, मुंबई ले लिया आपने डिलीवरी, या तो आप लोनावाला में ट्रांजिट आ रहे थे, लोनावाला में डिलीवरी उठा ली, खत्म हो गई कहानी। राइट टू स्टॉपेज मैं नहीं बोल सकता मुंबई पहुंचेगा तो ही मैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता हूं। नहीं 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 भाई, बीच में उठा ली। ओके, व्हेन द कैरियर और द अदर बेली एक्नॉलेज द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड गुड्स एज सून एज द लोडेड ऑन शिप। समझ में आया? तो थर्ड पार्टी उसको बोलता है कि भाई तुम्हारे गुड्स मैंने लोड कर लिया, मैं लेकर आ रहा हूं, खत्म हो गई। इफ कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज, ये भूलना मत, इफ कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज द गुड्स डिलीवर्ड टू बी बायर, यानी बायर के पास गया था, कैरियर वाला पहुंच गया, लेकिन बायर ने मांगे गुड्स और तुमने रॉन्गफुली रिफ्यूज किया। सर रॉन्गफुली रिफ्यूज, ओके, मे बी सर्टेन कंडीशन, ओके, तुम साइन करोगे तो कुछ करोगे, कुछ तो कंडीशन हो सकती है, लेकिन रॉन्गफुली रिफ्यूज किया और वापस कैरियर वाले लेके गया और कैरियर वाले के पास ही अभी गुड्स है, ओके, तो भी आप उसको क्लेम नहीं कर सकते राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इसका एग्जांपल समझाता हूं। 19 जून को गुड्स पहुंच गए थे कैरियर वाले के पास, कैरियर वाले ने 19 जून को बायर को बोला गुड्स तुम्हारे आ गए, बायर के घर पे गया, फिर उसने बोला नहीं नहीं देगा मैं आपको, कुछ कंडीशन बोल दिया और कंडीशन थी नहीं, राइटफुली थी नहीं कंडीशन, रॉन्गफुली थी। ओके, गुड्स लेके चला गया। 22 तक गुड्स किसके पास है? कैरियर वाले के पास। 21 को बायर इंसॉल्वेंट होता है, सेलर को मालूम पड़ता है 21 को बायर इंसॉल्वेंट है।
21 को वो कैरियर वाले को कॉल करता है, कुरियर वाले को कॉल करता है और बोलता है ये गुड्स देना मत। ओके, मैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर रहा हूँ। क्या वो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता है? नहीं, क्योंकि रॉन्गफुली रिफ्यूज हो चुका था। रॉन्गफुली रिफ्यूज किया, 19 जून को बात खत्म। सर ये रॉन्गफुली रिफ्यूज कैसे समझेंगे हम लोग अपने एग्जामिनेशन में? क्वेश्चन में लिखा जाएगा, तुम अपना दिमाग मत लगाना। क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि बायर को उसने गुड्स नहीं दिया। किसने गुड्स नहीं दिया? कैरियर वाले ने। और कैरियर वाले ने क्या किया? रिफ्यूज किया। पर कैसा रिफ्यूज किया? रॉन्गफुली। अगर राइटफुली रिफ्यूज किया तो चलेगा। एग्जाम्पल, बिल ऑफ लेडिंग दिखा के फिर मैं तुम्हें देने वाला था, बिल ऑफ लेडिंग तुमने दिया ही नहीं मुझे, बिल ऑफ लेडिंग नहीं दिया तो मैं दूंगा नहीं। तो ये राइटफुली रिफ्यूज है, रॉन्गफुली रिफ्यूज है? राइटफुली रिफ्यूज है। लेकिन बिल ऑफ लेडिंग दिखा रहे हो, सब दिखा रहे हो, उसके बाद भी मैं मना कर रहा हूं, ये कौन सा रिफ्यूज है? रॉन्गफुली। आई होप झेपा गया बड़ी। ओके, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर हायर्ड बाय बायर। ओके, व्हेन गुड्स आर पार्ट डिलीवर, यानी ये क्या है? पर्सनल ट्रांसपोर्ट वाला। ओके, व्हेन पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। व्हेन पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेड टू बायर, तो इट इज डीम्ड टू बी कंप्लीट डिलीवरी। ओके, तो फिर तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर ही नहीं सकता बड़ी। एंड बाई गुड्स आर डिलीवर्ड टू शिप चार्टर्ड बाय बायर। तो अगर आपको ये दो एग्जांपल याद है तो ये दो खुद की गाड़ी। ओके, ऊपर बायर ने गुड्स उठा लिए। ओके, यहाँ पर बायर ने, यहाँ पर कैरियर ने बायर को बोला कि मैं तेरे लिए गुड्स होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा, रॉन्गफुल रिफ्यूजेस एंड पार्ट डिलीवरी हो चुकी है। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट कैन बी इजीली रिमेंबर्ड है। आराम से 2 बार पढ़ोगे आराम से ध्यान रह जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझा? क्वेश्चन में याद रखना, मैं बोल रहा हूँ वापस, इसमें से सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट रॉन्गफुल रिफ्यूज। ओके, ये क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, 19 जून को था, उसके बाद ये 22 जून को, उसके बाद गुड्स कैरियर वाले के पास ये 21 को तुम फोन करते हो, 21 को मालूम पड़ता है इंसॉल्वेंस हो गया। क्या यहाँ पर राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट उठा सकते हो? नहीं। उस केस में आपको आंसर कर लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 51, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड इन फॉलोइंग सिचुएशन। फिर ये 6-7 सिचुएशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना पड़ेगा कि इस केस में ये ऐसा हुआ, रॉन्गफुली रिफ्यूज हुआ, इसीलिए कंक्लूडिंग ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड व्हेन रॉन्गफुली वाज रिफ्यूज्ड, देयरफॉर ओके सेलर कैन नॉट क्लेम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। भारत माता की जय। झेपिंग क्या बड़ी? पक्का समझ में आया क्या? ओके, हाउ स्टॉपेज, अगला पॉइंट 52, इजी आंसर, इजी सेक्शन है। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, कैसे होगा? आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? कुरियर वाले को। अब उस कुरियर वाले में भी अगर याद है उसके बेली, उसका वो पॉइंट वो होगा, या तो उसके सर्वेंट को। उसके सर्वेंट को जब करोगे ओके तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपने उसके ओके ओनर को बोला है तो ये इफेक्ट कब माना जाएगा? जब ओनर किससे कम्युनिकेट कर पाएगा? सर्वेंट से। जब तक वो सर्वेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तब तक ये इफेक्ट माना नहीं जाएगा। ओके, याद रखिए, द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स और बाय गिविंग नोटिस टू कैरियर। कैरियर में याद रखना 2 चीज है, एक तो ओनर हो सकता है, एक तो सर्वेंट हो सकता है। तुमने सर्वेंट को डायरेक्टली बोल दिया काम खत्म है, लेकिन तुमने ओनर को बोला तो ये इफेक्ट नहीं हुआ। इफेक्ट कब तक होगा ये? जब ओनर किसको बोलेगा? सर्वेंट को। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, अच्छा सर 53 यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ सबसेल एंड प्लेज बाय बायर। ओके, ये तो पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि भाई यार मैंने सेलर ने बायर को ओनरशिप नहीं दी है तो बायर आगे कैसे ओनरशिप दे सकता है? ओके, तो रीसेल वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो बायर अगर रीसेल करता है और अगर यहाँ पर मैं अनपेड हूं तो मेरे राइट ज्यादा होंगे ना गुड्स पे यार, मेरे गुड्स पे राइट ज्यादा होंगे। मैं सेलर हूं ना रे, क्योंकि मैं अनपेड हूं तो मेरे गुड्स पे ज्यादा राइट्स होंगे अनलेस अनटिल बायर इज नॉट वर्किंग ऑन गुड फेथ। ओके, तो इस केस में द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज, मैं वापस बोल रहा हूं, लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज एसेंटेड। यानी अगर एग्जांपल मैंने ही प्रसाद के सामने बोला बिंदास, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं राइट टू लीन यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही एस्टोपल वाला कॉन्सेप्ट ना, तो यहाँ पर मैं राइट टू लीन यूज ही नहीं कर सकता। याद आया क्या बड़ी? ओके, याद आया क्या? ओके, एग्जांपल मैंने दिया होता क्लास में, ये क्लियरली किया है, तो 53 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। एंड 54 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जहां पर अच्छा ये एक्सेप्शन तो अपन ने ये जो मैंने डिस्कस किया, एक्सेप्शन व्हेन अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इज डिफीटेड। तो सबसे पहला पॉइंट व्हेन सेलर हैज असेंटेड टू सेल और मॉर्गेज और अदर पॉइंट। ओके, ये पॉइंट केस स्टडी है, वो पॉइंट जिसका एग्जांपल क्या था, मैंने प्रसाद को बोल दिया अच्छा मैंने इसको बोला था, ओके एरन को बोला मैं गुड्स बेच रहा हूँ, लेकिन एरन ने बोला मैं गुड्स आगे बेचूंगा तो ही पैसा दूंगा। ओके, तो मैंने ओके किया ना, बात खत्म। अब भी मैं राइट टू लीन यूज नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि क्या कंडीशन थी? पैसा कब देने वाला था? आगे बेचने के बाद। बात ये वाला कॉन्सेप्ट ये रहेगा। एंड दूसरा पॉइंट, ओके, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड द बायर ट्रांसफर्ड द डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑन द पर्सन हु हैड एक्ट इन ए गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। तो अगर सामने वाले पार्टी ने अगर अच्छे फेथ पे काम किया और वैल्यू के लिए काम किया तो यहाँ पर आप राइट टू लीन यूज नहीं कर सकते। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शन है सेक्शन 53 के। ओके, इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज क्या होगा ना, मतलब इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज का कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइज हिज राइट टू स्टॉपेज इन
ट्रांजिट, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, जब आपने गुड्स रोक दिए इसका मतलब बायर आपसे गुड्स क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बायर आके पैसा दे देगा, गुड्स क्लेम करके जाएगा, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया क्या? नहीं, आपने बस गुड्स अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अगर इसका मतलब मेरे को बताओ राइट टू सील रीसेल कब करने का, इसीलिए अपन ने डिस्कशन किया था, जब भी राइट टू रीसेल होगा सबसे पहले नोटिस देनी पड़ेगी। किसको नोटिस देनी पड़ेगी? बायर। और रीजनेबल टाइम में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्राइस नहीं पे कर रहा है, बात खत्म। लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पेरिशेबल गुड्स आए ले लो और बेच दो, और लेकिन पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो क्या दो? नोटिस दो। और नोटिस देने के बाद भी वो रीजनेबल टाइम में पे नहीं कर रहा है तो क्या करने का? ओके, गुड्स बेचने का। लेकिन बेचने के बाद भी दो चीज हो सकती है, पैसा कम आया होगा तो जो कम आया वो अपन किसे क्लेम करेंगे? बायर। ज्यादा आ गया अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं दी तो अगर कम आया तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, और ज्यादा आया तो आपको किसको देना पड़ेगा? बायर को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अब मेरे को बताओ, जो ये नया बायर आ रहा है, नया बायर आ रहा है, नया बायर, क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? यस। नॉन ओनर्स केस में अपने सेक्शन 30 में भी पढ़ा था, तो ये राइट टू सी रीसेल में, याद है क्या मालिक? राइट टू रीसेल में ही विल बी गेटिंग ए वैलिड टाइटल। ये वाले पॉइंट में है, आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, 54 की कंप्लाई कर लीजिए। ओके, राइट टू रीसेल, सेलर कैन एक्सरसाइज राइट टू रीसेल। और मैं आपको बता दूंगा एक चीज है, राइट टू लियन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट घंटा को उखाड़ पाओगे अनलेस अनटिल राइट टू रीसेल नहीं होगा। राइट टू रीसेल होगा तो ही ये काम आ पाएगा। तो राइट टू रीसेल में क्या क्या है? व्हेन गुड्स आर ऑफ विच नेचर? पेरिशेबल, बेच दो बिंदास। व्हेन ही गिव नोटिस टू द बायर, इंटेंशन ऑफ रीसेल एंड रीसेल। ये पॉइंट क्लियर है ना बड़ी? इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर पैसा कम आया, क्लेम फ्रॉम बायर, क्लेम फ्रॉम बायर, क्लेम फ्रॉम बायर। और पैसा ज्यादा आया तो ओके, रिटेन योरसेल्फ, अपने पास ही रखिए मालिक। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, व्हेन अनपेड सेलर हु एक्सरसाइज राइट टू लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया वाला मिलेगा। रीसेल बाय द सेलर हैज राइट टू रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हाँ, ये लाइन अपन याद होगी तो आपको, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखा था कि भाई साहब मैं तेरे से पूछे बिना, ओके, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं किसी और को बेच सकता हूँ, ये लिखा हुआ है, क्या मेरे को नोटिस देने की जरूरत है? नहीं, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स हैज नॉट पास टू बायर, बात खत्म। तो कितना भी बेच दे फिर तो क्या ही खत्म है कहानी, तेरे पास ही प्रॉपर्टी है। ओके सर, कौन सा वाला? सेल और कैश रिटर्न, सेल और कैश रिटर्न। सेल कब होगा? जब कैश देगा, कैश नहीं दिया तो क्या होगा? रिटर्न। ओके, बात खत्म। ये वाले राइट टू रीसेल है। बस इसमें सेकंड वाले में मैंने लिखा नहीं है, सेकंड वाले पॉइंट में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। सेकंड वाला याद रहेगा। सेकंड वाले में क्या लिखोगे? याद रखना, नोटिस देनी जरूरी है। नोटिस के बाद रीजनेबल टाइम वेट करोगे, रीजनेबल टाइम वेट करने के बाद गुड्स बेचोगे। कम पैसा आया क्लेम करोगे, ज्यादा आया रिटर्न करोगे। लेकिन नोटिस नहीं दी तो कम पैसा आया क्लेम नहीं कर सकते, और ज्यादा पैसा आया बायर को देना पड़ेगा। क्लियर है? ये पॉइंट सेकंड पॉइंट के लिए ध्यान रखना। ये है सेक्शन 54। ओके, अब आता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट हुम? बायर। ओके सर, गुड्स चला गया, गुड्स चला गया, गुड्स चला गया। ओके, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो अब क्या करूंगा? दे पैसे, दे, चल पैसे दे दे। ओके, तो सबसे पहले सूट फॉर प्राइस। सेकंड, चल प्राइस के लिए सूट नहीं कर रहा तो मेरे को डैमेजेस दे दे, नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, यानी मैंने गुड्स भेजा तो लेकिन तू नॉन एक्सेप्ट कर रहा है, पहले वाले ओके 73 वाला कॉन्सेप्ट है, डैमेज दे दे भाई, नॉन एक्सेप्टेंस है, मेरे को पेमेंट कर दे। यानी अभी गुड्स तू नहीं खरीद रहा है तो कोई और खरीदेगा, तो मेरे को डैमेजेस के लिए पैसे दे दे जो सस्ता गया। ओके, तू लिया था 10 रुपए में, अभी बाहर जा रहा है 8 रुपए में, तो दो रुपए का नुकसान है, वो तू रिपे कर दे। राइट, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ओके, तू अगर मेरे को पहले से ही बोलेगा, इफ रिमेंबर एंटीसिपेटेड ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, मैं तो रिपीटेड कर सकता हूँ ना कॉन्ट्रैक्ट, मैं क्या के लिए वेट करूंगा? मैं आज ही कर लूंगा ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए नहीं देगा। एंड आई कैन फाइल द सूट फॉर ओके इंटरेस्ट। आपको याद होगा तो ये बायर भी कर सकता है, याद है ना? राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, अगर सेलर गुड्स नहीं दे रहा है तो सेलर बायर भी क्या कर सकता है? रेप्यूडिएट कर सकता है, और इंटरेस्ट दे सकता है अगर एडवांस दिया होगा तो। एडवांस नहीं दिया होगा तो इंटरेस्ट क्लेम नहीं करता। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। इंटरेस्ट का रेट कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। ये क्लियर कट अपने डिस्कस किया हुआ है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये इंटरेस्ट। लेकिन आपको इसमें स्टार मार्क करके ध्यान रखना है, अगर स्पेशल डैमेजेस क्लेम की है, क्या क्लेम किया है? स्पेशल डैमेजेस है, तो इंटरेस्ट क्लेम नहीं होगा, ये ध्यान रखियो बड़ी। ओके, इंटरेस्ट क्लेम नहीं होगा। आई होप ये याद है ना बड़ी? स्पेशल डैमेजेस क्लेम, नो इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्लेम। ओके, याद रखिए, बिकॉज दैट इंटरेस्ट इज उसी कंटेक्स्ट में आता है। तो भारत माता की जय। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लॉजिक बैठा सेक्शन का। तो 55 हुआ, 56 हुआ, 60, 61 है, 57, 58, 59 ये सर किसके अगेंस्ट है? सेलर के अगेंस्ट। किसके राइट्स है? बायर के। तो बायर के सर क्या क्या राइट्स है? रेमेडीज क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी एंड रेपुटेशन। ये तो अलग अलग पॉइंट है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी इज ऑलरेडी कवर्ड, वी हैव डिस्कस इन 14A, 14B एंड वो आगे वाला क्वालिटी एंड फिटनेस का। तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी आ रहा है 59 में। तुम वो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, याद है ना? डैमेजेस ये क्लेम कर सकते हो, ये वाला पॉइंट। ओके, और ये दोनों कॉन्सेप्ट है। पर सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है, ये गुड्स ओके नॉर्मली मेरे को डैमेजेस इनफ नहीं है, तब जाके सूट फॉर स्पेसिफिक कर सकते हो। डैमेजेस इनफ नहीं है, अगर डैमेजेस इनफ है तो आपको यहां पर आना ही नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से, डैमेजेस ले लो नॉन डिलीवरी से। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। ओके, 57, 58, 59, 60 डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अच्छा 61 भी तो इसमें है ही ना। ओके, 60 और 61 क्लेम करना, ये दोनों में कॉमन क्वेश्चन है। आई होप क्लियर बड़ी।
ओके इसके साथ है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली दो तीन चीजों में ध्यान रखना है बस, बाकी और कुछ नहीं। ऑक्शन सेल का है ना, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। इट मे नॉट कम ऑक्शन सेल कंप्लीटली बट वन पॉइंट कैन बी देयर। सबसे पहला ओके अगर आप पब्लिकली बुला रहे हो, बात खत्म, बिड्स मंगा रहे हो, ओके प्रॉपर्टी सोल्ड टू द होम हाईएस्ट बिडर, दैट इज कॉल्ड ऑक्शन सेल। मेरे को पहले बताओ, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लॉट, ओके क्या हर लॉट अलग अलग सेल होगा? यस, हर लॉट अलग अलग सेल माना जाएगा। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होगा? 1 2 3, या तो फॉलो हैमर या तो किसी और कस्टमरी मैनर। ओके ये याद रखने का। तीसरा, अच्छा इसके लिए फॉलो ऑफ हैमर है तो याद होगा, इसके अंदर मैं एक केस स्टडी दिखाता हूं, याद दिलाता हूं। ओके फॉलो ऑफ हैमर है, ओके ये मैं बेच रहा था तुम्हें, ये बेच रहा था फॉलो ऑफ हैमर 1 2 3, 3 होने के पहले ये टूट गया। ओके ये टूट गया, ये टूट गया, इस पे ही गिर गया हैमर। किसकी किसका 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 ओनरशिप? किसका? सेलर का, बायर का नहीं, क्योंकि बायर पे ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई है। ये ट्रांसफर कब होगी? जब वो फॉलो ऑफ हैमर 3 बार होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? याद आएगा एग्जांपल? ओके ये पॉइंट ध्यान रखिए। राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड, क्या राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड कर सकते हैं? यस रिजर्व किया, लेकिन आपको ये चीज है कि ये पॉइंट याद रखना, ये सेलर ने नोटिफाई करना चाहिए कि राइट टू बिड इज रिजर्व्ड। यानी रिजर्व किया मतलब किसके लिए रिजर्व किया? खुद के लिए, खुद के लोगों के लिए। ओके एजेंट, खुद का एजेंट भी तो बिड कर सकता है। प्रिटेंडेड बिडिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, ये प्रिटेंडेड नहीं, मैं खुद, मेरे एम्प्लॉय है, मेरा एजेंट है, ये बिड कर रहे हैं, क्या ये मेरे को, मैं रिजर्व रख सकता हूं? यस, लेकिन ये रिजर्व खाली है ना, बिना बोले नहीं रख सकता। ये मेरे को बताना जरूरी है। किसको बताना जरूरी है? जो बिड करने आ रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए। यानी ऑक्शन सेल का जब एडवर्टाइज करूंगा ना मैं, एडवर्टाइज, उस एडवर्टाइज में लिखा होना चाहिए कि राइट ऑफ बिड्स आर रिजर्व टू सेलर और एजेंट और एम्प्लॉय ऑफ द सेलर। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? ओके यानी उनके लिए, यानी प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? इनको। ये पॉइंट मेरे को बताना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजर्व प्राइस, आई होप ये क्लियर है। रिजर्व प्राइस के नीचे जाओगे नहीं, रिजर्व प्राइस विल बी ए मेन प्राइस जो आपको क्लेम करना है, उसके ऊपर ही जो आएगा आपका। एंड प्रेडेटेड बिडिंग, अगर आई होप ये याद होगा, प्रेडेटेड बिडिंग मतलब अगर सेलर है बढ़ाने के लिए खाली बिड लगा रहे हैं, ओके, और जो बायर जिसने खरीदा है और उसको मालूम पड़ा ये प्रेडेटेड बिडिंग हुई थी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकता है? यस, इसलिए क्या है? वॉइडेबल, यानी उसको चाहिए तो रख सकता है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकता है। दिस इज व्हाट हैपेंड विद दिस पॉइंट। एंड 64 मेरे को नहीं लगता है 64A को बताने की जरूरत है। 64A इज वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट which is saying clearly, okay, टैक्स बढ़ गया, कौन बेयर करेगा? बायर। कम हुआ, बायर, बायर को फायदा जाएगा, ये सेलर के पास नहीं आएगा। तो भारत माता की जय। तोड़ मालिक, दिस इज विद सोगा। आई होप सोगा के सारे सेक्शंस तोड़ क्लियर है। ओके सारे सेक्शंस आ जाते हैं। तोड़ मालिक।